इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र का पूर्वावलोकन 2026 को देखेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्राचीन भारत के इतिहास को देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया। 1192 से 1206 तक इसने गौरी की प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1178 में। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उनकी विधवा माता नायिका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य यानी सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसाह राधा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली बार हार हुई थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण यानी 1178 का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूल राज द्वितीय शासनकाल के 1178 में समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 में प्रारंभ होने के कारण है। किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 के समय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक के रूप में मूल राज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान किया। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई थी। उसके बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण किया और 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासन पर बैठा। ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कुवाचा की तरफ से था। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कुवाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यलदौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 तक रहा। ऐबक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के गाजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। जिल्ले-लाह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में एक शब्द किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो बलबन के समय में। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? वो था बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किया? नौरोज की शुरुआत भी किसने किया था? बलबन ने ही किया था। गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक शासन किया। नौरोज एक ईरानी त्योहार है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकोबा द्वारा बनवाए गए अपूर्ण खिलोखरी यानी किलूगढ़ी के महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? A.L. श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन की सुल्तान के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजत्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत काल में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो वह था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के इन 4 शासकों की शासनावधि नियमानुसार दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष तक रहा, मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल तक शासन किया, गयासुद्दीन बलबन 20 या 21 वर्ष तक शासन किया, जबकि लोदी वंश के शासक संस्थापक भी बहलोल लोदी का शासनकाल 38 वर्षों के आसपास है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया? किसी ने भी नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वह था सिकंदर लोदी। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बड़ा शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरियर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया और इसकी राजधानी हम्पी था, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश की शक्तियों को अत्यंत कमजोर कर दिया था और उसके पतन को तीव्र कर दिया। 1412 में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, परंतु उसे खिज खां ने पराजित कर दिया। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया। तो बहमनियों से गोवा छीना था कौन? हरिहर द्वितीय ने। 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने महाधिराज की उपाधि धारण किया। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भू राजस्व। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फारिस्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु यह युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं तांगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में था। विजयनगर साम्राज्य का सबशेष कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी और तांबा का। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था और इस विभाग के प्रमुख को आरिज मुमालिक कहा जाता था। इसका मेन काम प्रशासन की जिम्मेदारी था। सल्तनत काल के सिक्के जो टंका, ससगनी और जीतल था किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी और तांबा का। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई यह भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली के में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध है राज्य कानून से। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। 12 मासा की रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? दरिया साहब ने। तबकात नासरी के लेखक कौन था? मिनहास उस सिराज। तबकात नासरी के लेखक मिनहास उस सिराज था। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? रहला के नाम से जाना जाता है। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज़ का प्रारंभ जो है 11वीं शताब्दी आते आते अर्थात 12वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में प्रारंभ हो गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में बनाया था। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? फिरदौसी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। उनकी सैन्य कुशलता। भारत में बाबर के आक्रमण के कारण भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखाना को दिया जाता है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो वह था शेर खां। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250, 200, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो ऐसा माना जाता है कि इस्लाम शाह भी इसमें शामिल था और शेर शाह भी शामिल था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। 1532 में किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 में करवाया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना? तो शेर शाह सूरी ने। जब्ती प्रणाली की उपज थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि क्रम समझाइए। तो पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंदी का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 में हुआ था गोमती नदी के तट पर। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, शेर शाह से पराजित हो गया। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध कहलाता है यही। और फिर सरहिंदी का युद्ध हुआ 1555 में। तो देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंदी का युद्ध 1555 में। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान को काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने कहा? H.G. कीनी ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को सेनापति कौन था? हकीम खान। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चौसा में 1539 में। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था किसने? अकबर ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में कहा है? तो अकबर के बारे में। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? दीन इलाही प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बिरबल ने इसे स्वीकार किया। परचिन्हकारी या पिट्रा ड्यूरा
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पित्रा ड्यूरा कहलाता है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो है A.L. श्रीवास्तव ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो था औरंगजेब। मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चार्नॉक सहित अंग्रेजों को उंगली से खरीद दिया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? गांधार था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया? दो अस्पा और सिंह अस्पा शुरू किया था जहांगीर ने। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा का मतलब था कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने थे, जबकि सिंह अस्पा के अनुसार मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजत्व मुक्त अनुदत्त भूमि। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, जो कि पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 72 में तक आगरा में, 1572 से 85 के बीच फतेहपुर सीकरी में, 85 से 1601 के तक लाहौर में और 1603 से 5 तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित किया था। तो हुमायूं और अकबर दोनों हैं। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी किसे कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित कराया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा का उल्लेख मिलता है, तो अकबर भी है इसमें। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 में आरंभ हुआ था, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली और बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्रायः लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो अब्दुस समद और मीर सैयद अली भी इसमें शामिल है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? साहित्य लहरी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। साहित्य लहरी की रचना सुदास ने किया था, सूरदास ने। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? गुलबदन बेगम ने। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, अकबर के। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो है जहांगीर के समय। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो है ईश्वर दास नागर के द्वारा। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? किससे संबंधित है? तो है बाबर से। अढ़ाई दिन का झोपड़ा संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक से। इलाहाबाद का किला अकबर से संबंधित है, जबकि इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां से संबंधित है। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख था। अकबर के पुत्र सलीम, मुराद मिर्जा और दानियाल था, जबकि शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। जबकि जहांगीर यानी सलीम के पुत्र थे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, खुसरो मिर्जा और परवेज आदिल शामिल था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू तथा अकबर के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही थी। तो यह किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था या मक्का का द्वार? तो सूरत को। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करता था? तो शिवाजी के।
यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया? तो है विलियम फिंच। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह का। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर सिंह पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ पर? पटना में। शिवाजी के मराठा राज्य के प्रशासन में अष्टप्रधान में निम्नलिखित पद शामिल था? पहला पेशवा। पेशवा होता था राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य या मजुमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री कहलाता था। बाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरूनविस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री हुआ करता था। सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना था। और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में करता था काम। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा संप्रशासन में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा, तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था। फारसी भाषा में कहावत है कि सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली तामा पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ती सिमटती दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गई थी। तो ये क्वेश्चन गलत है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास इस घटना चक्र का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को देखेंगे।